हाय, वेलकम टू केमिस्ट्री अनफोल्ड प्लेटफॉर्म। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन थियरी। हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में स्टडी किया था चार्ज कॉन्ट्रैक्शन थियरी। यदि आप लास्ट वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज़ आप जाके पहले लास्ट वीडियो को देखिए, तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आपकी और भी बेटर हो जाएगी। क्योंकि हम यहाँ पे इन थियरी के बाद हम कंपेयर भी करेंगे चार्ज कॉन्ट्रैक्शंस में क्या हुआ था और पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शंस में हम लोगों ने यहाँ पे क्या स्टडी किया। तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को ज़रूर जाके वॉच कीजिए ताकि आप की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बेटर से बेटर हो सके। लेट अस सी पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे यदि मैं पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शंस हम सेकेंड पीरियड की बात करें, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में दो ही एलिमेंट्स होते हैं। सेकेंड पीरियड में हम बात करें कार्बन, चलो उससे पहले हम बोरॉन को देख लें। बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और ये हमारा फ्लोरीन है। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर की बात करें तो बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 है, ये 6 है, 7 है, 8 एंड इट इज 9। लेफ्ट टू राइट मूव करने पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज करता है। देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें यहाँ पे तो 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, लगातार नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहा है। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहा है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी साथ साथ में इंक्रीज कर रहा है। पहले यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स 5 प्रोटॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन एंड एक्सेट्रा, कॉमन टर्म्स है। बट हमें यहाँ पे इंटरेस्ट है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहा है, उसके इंक्रीज करने से एटम के साइज पे क्या डिपेंड, क्या फ़र्क पड़े, क्या इफेक्ट पड़ेगा, जबकि सेल नंबर तो सेम है, सबका सब एलिमेंट सेकेंड सेल से बिलोंग कर रहा है। हम इनको देखते हैं ज़रा इस तरह से। माना कि ये एटम का न्यूक्लियाई है, फर्स्ट सेल 1s कहीं ना कहीं यहाँ रहा होगा, सेकेंड सेल मान लो ये 2s है और सेकेंड सेल में ही ये हमारा 2p है, 2s और 2p। एनर्जी हमने दिखाया है, एनर्जी का गैप को दिखाया है। ये 2s 2p क्यों कैसे लिखा जाता है ये सब आप मेरे फर्स्ट लेक्चर को जाके देखिए, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। यदि मैं रेडियाई की बात करूँ यहाँ पे तो यहाँ पे रेडियाई ये रहा, आउटर मोस्ट सेल सबसे आउटर मोस्ट सेकेंड सेल है, सेकेंड सेल में 2p सबसे आउटर मोस्ट में होगा, ये हमारा रेडियाई है R0। इलेक्ट्रॉन्स अभी प्रेजेंट है 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन्स है। 2s2 में तो इलेक्ट्रॉन्स होगा ही। हम यहाँ पे फर्स्ट 1s तो सब में कॉमन होगा, तो हम 1s को यहाँ तत्काल हटा रहे हैं, बस हमें इंटरेस्ट यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल के 2s और 2p में है। यहाँ के एनर्जी गैप जो है ये 2s और 2p के बीच का एनर्जी गैप, ये डेल्टा E हम एज्यूम कर रहे हैं अभी। ये हमने अभी बोरॉन के लेके बात किया है। यदि मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन फिर से सेम, मान लो इस कार्बन का ये मान लो न्यूक्लियाई है, सेकेंड सेल है, सबका सब एलिमेंट सेकेंड सेल, जिसके पास भी 2s होगा, इसके पास भी 2s होगा, इसके पास भी 2p होगा। इस बार 2s में भी इलेक्ट्रॉन्स वंस अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा और 2p में इस बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया है। कार्बन एटॉमिक नंबर ये हमारा 6 और ये हमारा 5 था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा है, पर कहाँ बढ़ा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा है 2p में। ध्यान रहे 2s यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पहले 5 था, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे 6, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे लगने वाला था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे लगने वाला है, कोई डाउट नहीं। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी, पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे 5, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 है। इससे क्या होगा कि जितने डिस्टेंस पे न्यूक्लियस से, ये बोरॉन के केस में 2s जितने डिस्टेंस पे होगा न्यूक्लियस से, उससे क्लोजर डिस्टेंस पे कार्बन में 2s रहा होगा। मतलब कार्बन का 2s बिल्कुल इसके पैरेलल नहीं, कार्बन का 2s कहीं से क्लोजर डिस्टेंस पे नजर आएगा, न्यूक्लियस से मोर क्लोजर शिफ्ट हो गया होगा 2s। अब न्यूक्लियस से मोर क्लोजर जब 2s शिफ्ट होगा तो न्यूक्लियस को मोर इफेक्टिवली
2s ऑर्बिटल्स का शेप स्फेरिकल होता है, न्यूक्लियस को मोर इफेक्टिवली शील्ड कर देगा। जब न्यूक्लियस को मोर इफेक्टिवली शील्ड कर देगा तो न्यूक्लियस और इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। जब इसके और इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो यहां पे देखो कैसा फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, बट यहां का रिपल्सिव फोर्स क्या था, कम था, 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन्स था। रिपल्सिव फोर्स कम था तो डिस्टेंस आपका कम था, बट यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स हमारा क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस से इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक पड़ गया। क्यों, न्यूक्लियस को मोर 2s ने न्यूक्लियस को मोर इफेक्टिवली शील्ड कर दिया। जितना इफेक्टिवली शील्ड होगा, ये जितना क्लोजर होगा न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस को उतना टाइटली शील्ड करेगा। न्यूक्लियस को जितना टाइटली शील्ड करेगा, न्यूक्लियस और इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी कम होगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके और इसके बीच में घटेगा तो ये रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करना स्टार्ट कर देगा, और डोमिनेट करने की वजह से ये 2p, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, 2p न्यूक्लियस के टुवर्ड मूव तो करेगा पर उतनी इफेक्टिवली मूव नहीं करेगा जितना इफेक्टिवली इसको रिपल्सन फील कराएगा। मतलब हम कह सकते हैं इस बार 2s न्यूक्लियस के मोर क्लोजर मूव करने की वजह से ये एनर्जी गैप जो है इस वाले के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगी। रिपल्सन से 2s बाहर गया होगा और एक्चुअल में इसके रिस्पेक्ट में तो अंदर ही होगा, अभी भी इस 2p के रिस्पेक्ट में ये 2p अंदर, क्यों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके अपेक्षा यहाँ पे बढ़ा है, थोड़ा जाएगा, पर फिर भी ये इफेक्टिवली, ये 2s मोर इफेक्टिवली न्यूक्लियस की तरफ चला गया होगा और ये लेस इफेक्टिवली, क्यों, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है, इसके अपेक्षा यहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा है। तो 2s अंदर तो जाएगा पर उतने इफेक्टिवली नहीं जितना इफेक्टिवली कि 2s अंदर की तरफ मूव किया। मतलब ये एनर्जी गैप जो है इसके रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे ज़्यादा नजर आएगा। यही चीज़ यदि हम देखें कार्बन के अलावे, सपोज मैं नाइट्रोजन की बात करूं, एटॉमिक नंबर 7 है। अब जरा ऑब्जर्व करो यहाँ पे क्या हुआ होगा, अगेन ये न्यूक्लियस है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अब 7 हो गया। इसका मतलब है कि इस बार 2s जो जितना यहाँ पे इसके पास 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहा होगा, बट इसका 2s 7 प्रोटॉन के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मतलब जितना क्लोजर डिस्टेंस में ये 2s कार्बन का रहा होगा उससे भी ज़्यादा अंदर इसका 2s शिफ्ट हो गया होगा। 1s तो होगा ही, 2s और क्लोजर आ गया होगा, इसके बीच का डिस्टेंस और डिक्रीज हुआ होगा। मतलब बोरॉन में 2s थोड़ा डिस्टेंस पे होगा, कार्बन में 2s और क्लोजर, नाइट्रोजन में 2s और क्लोजर। ये क्लोजर जितना ज़्यादा होगा न्यूक्लियस को उतना टाइटली शील्ड करेगा। न्यूक्लियस को जितना टाइटली शील्ड करेगा, न्यूक्लियस और 2p के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उतना ही कम होगा। न्यूक्लियस को शील्ड करेगा, न्यूक्लियस का इफेक्ट 2p पे घटेगा और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया। इस बार ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया, हम इसको 2s को थोड़ा और क्लोजर दिखा रहे हैं कि ये काफ़ी क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे मान के चलो ये हमारा 2s है, ध्यान रहे 2s के पहले 1s भी होगा, वो और क्लोजर होगा न्यूक्लियस के, लाइक दिस। ये एनर्जी गैप आपको इस बार बिगर दिखाई देगा, मतलब इससे भी ज़्यादा एनर्जी गैप यहाँ की इस बार दिखाई देने वाली है। ये डेल्टा ई मच हाई हो गया है, क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियस को मोर इफेक्टिवली शील्ड कर दिया, न्यूक्लियस का इफेक्ट इस पर घटा और ये रिपल्सन्स 2 और 3 5 इलेक्ट्रॉन्स के बीच का रिपल्सन्स है। रिपल्सन्स की वजह से गैप मेंटेन रहेगा, डिस्टेंस मैक्सिमम से मैक्सिमम मेंटेन रहेगा। ये क्लोजर मूव नहीं कर सकता क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी, इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया है, चूंकि न्यूक्लियस 2s ने न्यूक्लियस को मोर टाइटली शील्ड कर दिया है। तो ये एनर्जी गैप आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। सिमिलरली ऐसे ही आपको ऑक्सीजन में, यदि मैं ऑक्सीजन की 8 की बात करूं, यहाँ पे तो ये भी न्यूक्लियस है, 8 प्रोटॉन्स है, ये 2s तो और क्लोजर आ गया, इससे भी ज़्यादा क्लोजर इसका 2s होगा, इसके पहले 1s भी होगा और एनर्जी गैप इस बार और ज़्यादा होगी। ये जो डेल्टा ई है ये नाइट्रोजन से ज़्यादा यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाएगा। मतलब हम ये कह दें यहाँ के डेल्टा ई को यदि मैं E1 बोलूँ, यहाँ के डेल्टा ई को मैं यदि E2 बोलूँ, यहाँ के डेल्टा ई को यदि मैं E3 बोलूँ और यहाँ के डेल्टा ई को यदि मैं E4 बोलूँ, तो 2s और 2p के बीच का जो एनर्जी गैप है, 2s और 2p के बीच, ये लगातार बढ़ता हुआ नजर आएगा। मतलब एनर्जी ऑर्डर की मैं बात करूँ, एनर्जी ऑर्डर बिटवीन 2s and 2p,
2s 2p के बीच का एनर्जी ऑर्डर। एनर्जी डिफरेंस बोल सकते हैं, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2s एंड 2p। तो यहाँ पे E4 जो है वो सबसे ज़्यादा होगा देन E3 से, देन E2 से, देन E1 से। एनर्जी गैप लगातार बढ़ता जा रहा है, मतलब जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते जाएंगे 2s और 2p के बीच का एनर्जी गैप लगातार इंक्रीज करता जाएगा। साइज डिक्रीज करेगा, नो डाउट। साइज, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये 2p जितना डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, उससे क्लोजर डिस्टेंस पे तो ये 2p, उससे भी क्लोजर से ये 2p, उससे भी क्लोजर में ये 2p, बट इसके बीच का एनर्जी गैप भी लगातार बढ़ रहा होगा। साइज तो डिक्रीज करेगा ही करेगा लेफ्ट राइट मूव करने पे। साइज डिक्रीज करने के साथ साथ में 2s और 2p के बीच का एनर्जी गैप भी इंक्रीज करेगा लगातार। क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगातार इंक्रीज कर रहा है। 2s पे लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगातार इंक्रीज करेगा। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2s, उतना ज़्यादा न्यूक्लियस की तरफ शिफ्ट करता चला जाएगा, जिसकी वजह से इसके बीच का एनर्जी गैप लगातार बढ़ता चला जाएगा। होप सो यहाँ से हमें ये कंक्लूजन मिला कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटम का साइज लगातार डिक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट मूव करने पे हम यहाँ पे कर सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट टू राइट मूव करने पे साइज जो है वो एटम का साइज हमारा डिक्रीज करता है, बट एनर्जी गैप बिटवीन द 2s एंड 2p वो लगातार इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? होप्स आपको लॉजिक से क्लियर हो गया होगा। दिस ऑल फिनोमेना और प्रोसेस इज नोन एज अ पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन। कि साइज डिक्रीज कर रहे, कॉन्ट्रैक्शन तो हो रही है, पर कॉन्ट्रैक्शन देखा जाए मोर इफेक्टिवली 2s ऑर्बिटल्स का हो रहा है, न्यूक्लियस के टुवर्ड मोर इफेक्टिवली। 2p उतना इफेक्टिवली न्यूक्लियस की तरफ मूव नहीं कर रहा है, और 2s मोर इफेक्टिवली न्यूक्लियस की तरफ मूव करने की वजह से एनर्जी गैप बिटवीन द ऑर्बिटल्स लगातार इंक्रीज करता जा रहा है। यदि ये पूरा टर्म समझ में आया हो तो मैं इसे कोरिलेट कर दूं चार्ज कॉन्ट्रैक्शंस के साथ क्या हुआ था और पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शंस में क्या हो रहा है। ओके, लेट अस सी। हम यहां पे एक बात और भी कर सकते हैं कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं एटम का साइज डिक्रीज करता है, लेकिन एनर्जी गैप जो होती है दिस इज कॉल्ड डेल्टा ई। एनर्जी गैप ऑफ ए वैलेंस शेल, जो वैलेंस सेल सेकंड सेल इज द वैलेंस सेल, एनर्जी गैप ऑफ वैलेंस सेल का एक्सपेंशन होता है यहाँ पे डेल्टा ई, या फिर कैसे एनर्जी गैप of valence cell expansion during periodic contraction। लेकिन चार्ज कॉन्ट्रैक्शन में क्या हुआ था? चार्ज कॉन्ट्रैक्शन में यदि आप प्रीवियस वीडियो को देखे हैं आपने वहाँ पे देखा होगा, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन में ये एनर्जी गैप जैसे यहाँ पे एक्सपेंशन होती है ना, वहाँ पे कंप्रेशन होती है, डिक्रीज करता है। जैसे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ यदि आपको याद होगा तो, जैसे मैं कार्बन न्यूट्रल केस की बात करूँ, जी सपोज ये न्यूक्लियाई है और इसका ये हमारा 2s है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और ये हमारा सपोज 2p है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ के एनर्जी गैप सपोज यदि ये है डेल्टा ई, ये केस किसके बात कर रहा हूँ मैं? चार्ज कॉन्ट्रैक्शन से, पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन में, ये चार्ज कॉन्ट्रैक्शन में मानो कि एनर्जी गैप सपोज ये डेल्टा ई है। यदि कार्बन हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी कर ले, तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी 2p ऑर्बिटल्स में, 2p के इलेक्ट्रॉन्स में कमी आएगी। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किसी भी एटम पे आने का मतलब क्या है? कि आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी हुई है। तो न्यूक्लियस में अभी भी यहाँ पे भी 6 प्रोटॉन, यहाँ पे भी 6 प्रोटॉन है, तो 2s में इलेक्ट्रॉन से कमी तो हुई नहीं है। 2s के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी भी एज इट इज होगा। यहाँ पे जितना डिस्टेंस था वो डिस्टेंस उतना ही हो, चूंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज इट इज है। यहाँ पे 2s और न्यूक्लियस के बीच में कोई चेंज नहीं हुआ। चेंज कहाँ हुआ? आउटरमोस्ट सेल में।
पार्सल पॉजिटिव आने का मतलब है कि चार्ज डेंसिटी में डिक्रीमेंट हुई है। आउटरमोस्ट सेल मतलब आउटरमोस्ट में 2p में इलेक्ट्रॉन्स की कमी, 2p में जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो इसके बीच में जो रिपल्सन्स लग रहा था 2s इलेक्ट्रॉन्स और 2p इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो रिपल्सन्स लग रहा था वो रिपल्सन्स घटेगा। जब रिपल्सन्स घटेगा तो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, 2p जहां था वहां से क्लोजर डिस्टेंस पे आ जाएगा और ये डेल्टा ई आपको डिक्रीज कर जाता है। ये हमारा 2s2 था, ये डेल्टा ई जो है वो हमारा डिक्रीज करता है। ये हमारा 2s था यार, ये डेल्टा ई कम हो जाती है। क्यों कम हुआ? क्योंकि इसमें जो चार्ज डेंसिटी घटेगी तो इसके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स, इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो रिपल्सन्स वो रिपल्सन्स मिनिमम होगा और वो रिपल्सन्स घटेगा तो 2p न्यूक्लियस के तरफ मूव करेगा और डेल्टा ई डिक्रीज कर जाएगी। ये फिनोमेना आपने कहाँ ऑब्जर्व किया था? ये फिनोमेना आपने देखा है चार्ज कॉन्ट्रैक्शन में। चार्ज कॉन्ट्रैक्शन में सेल का कंप्रेशन होती है और पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन में सेल का, वैलेंस सेल का एनर्जी गैप में एक्सपेंशन होता है और यहाँ पे एनर्जी गैप में कंप्रेशन होती है। ये बेसिक डिफरेंस था हमारा कि चार्ज कॉन्ट्रैक्शन में वैलेंस सेल के बीच का एनर्जी गैप डिक्रीज करता है, जबकि पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शंस में वैलेंस सेल के बीच का एनर्जी गैप में एक्सपेंशन होती है। होप्सो कि पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि चार्ज कॉन्ट्रैक्शन क्या है और हमारा पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन क्या है। यदि आपने आज के सेशन को एंजॉय किया है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करो ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे बेनिफिट ले सके। अगले क्लास में मैं इसके एप्लीकेशंस पार्ट को टीच कर दूंगा। ओके, आज के लिए इतना ही है। आई विल सी यू, टेक केयर, बाय बाय, स्टे हेल्दी।